एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था चैप्टर। उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ और चीज़ें पढ़ी थी। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे नेक्स्ट पार्ट ही, जिसमें हम बात करेंगे। हमने अच्छा देखी थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे और हम पूरा डेरिवेशन भी करने वाले हैं इन सब रिएक्शंस का। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले तो रेट लो ऑफ मास एक्शन। ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। देखो रेट लो ऑफ मास एक्शन जो होता है ना, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant raised to some power n, where n is the order of the reaction, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, वो सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड रिएक्टेंट की बात हो रही है, प्रोडक्ट की नहीं हो रही है। तो जो हमारा रिएक्टेंट हमने लिया है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है, उसकी पावर, उसका ऑर्डर जो भी होगा वो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन के, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंबाइनली रेट लो। ठीक है। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, एक कांस्टेंट के, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑफ n। ठीक है। अब यहाँ पर k क्या है, वेयर k इज रेट कांस्टेंट, ये k होता है हमारा रेट कांस्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट से ना हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की है वो भी हमें रेट कांस्टेंट से ही पता चलता है। जब हम रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हमें दी होती है तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन हमारी ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो रेट लो से यही चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हुई। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है A to P, कोई A रिएक्टेंट है हमारा, दैट गिव्स प्रोडक्ट P। तो इस रिएक्शन का अगर हमें लिखना हो रेट लो तो हम कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, जो इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यही है A, और इसकी पावर आएगी इसकी ऑर्डर। अभी हमें यहाँ पर ऑर्डर तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये रेट लो हमारा ऐसे होता है। अगर हमें यहाँ पर इसको इक्वल की साइन लगाना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनल रेट लो, राइट। अब एक चीज़ देखो, हमारी जो रिएक्शंस होती है ना, एक तो ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। दोनों में क्या फ़र्क है। देखो एक रिएक्शन तो ऐसी होगी जिसमें हमें रिएक्टेंट दिया है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब बहुत फास्ट बनेगा और उसमें बीच में कोई इंटरमीडिएट भी फॉर्म नहीं होगा। डायरेक्टली हमारा जो रिएक्टेंट है उससे सिंपल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिर्फ एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। पर जो रिएक्शंस हमारी इस तरीके से होती हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मतलब कि बीच में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, लाइक हमारा ये तो हमारी सिंपल A से P बन गया, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, दिस इज़ ए इंटरमीडिएट। ठीक है, ये है हमारा एक इंटरमीडिएट। फिर B से हमने दोबारा बनाया C, तब भी हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ठीक है। अब C से जब हमने बनाया तब जाके हमें प्रोडक्ट मिला है।
तो जो इस तरह की रिएक्शंस होती है ना, जिनमें कई सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, रिएक्शन एकदम से नहीं होती, बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते रहते हैं, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो इन दोनों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पर ना ऐसा होता है कि ऑर्डर जब हम निकालते हैं, एक वर्ड होता है ऑर्डर और एक होता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मान लो कि हमारी कोई रिएक्शन है इस तरह की, ठीक है, ये कोई रिएक्शन हमें दी हुई है। अगर हमें पूछें कि भाई इसका रेट लो बता दो क्या होगा, इसका जो रेट है वो रेट लो क्या होने वाला है, तो इसका जो रेट रिएक्शन का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपका ये ए है और जो आपका ये बी है, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी बात हो रही है। एक तो देखो ये वाली रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं, पहले हमने जो देखी थी उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, तो वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये हमारी बाईमोलिकुलर हो गई। तो इनमें हमें रिएक्टेंट की जब बात कर रहे हैं तो दोनों रिएक्टेंट लेने हैं। अगर कोई रिएक्शन हमारी इस तरह की है ना, 3 है, तो तब हमें वहाँ पर से तीनों रिएक्टेंट ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। बात सारे रिएक्टेंट्स की हो रही है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है रेट लो में, इसमें हमें रिएक्टेंट से मतलब होता है, ठीक है। तो जितने भी मर्जी जितने चाहो आपके रिएक्टेंट हो, आपको वो सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए और बी, या फिर इसको ये मान लो कि हमने एन ली थी ना ऑर्डर, तो इसको मान लो N1, इसको मान लो N2, ठीक है। अब इनका ऑर्डर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम N1 N2 की वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर अगर हमारी ये रिएक्शन पहले ही कह दिया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, if it is mentioned in the question that this is a single step reaction or elementary reaction, और एलिमेंट्री रिएक्शन, ये चीज़ अगर मेंशन है इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में, तब आपकी जो ये मॉलिक्यूलैरिटी दी हुई है ना, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है देन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर देयर ऑर्डर, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, इसमें N1 की जगह क्या लिखेंगे हम, इसके कोफिशिएंट को, और B में लिखेंगे इसके N2 की जगह लिखेंगे B का कोफिशिएंट 3। तो अब जो रेट लो है वो हमारा ये बन जाएगा, और अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहें तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये हमारी जो पावर्स आई हैं कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को आप पावर्स बना दो, वो तब हो रहा है जब हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जब सिंगल स्टेप रिएक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई ना, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तब हम उसको ऑर्डर नहीं मान सकते, तब हम उसको ऑर्डर नहीं मानेंगे, तब हमारा उसका ऑर्डर जो है वो रेट कांस्टेंट से निकलेगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अब हम एक चीज़ और करते हैं, जो हमारा ये रेट कांस्टेंट आया ना, कि इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट से हमें ऑर्डर पता चलता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, इसलिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं जो हमारा रेट लो का था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको इक्वल ही मान लो, इक्वल टू के, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, ये रिएक्टेंट था, ठीक है। मान लो हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये कोई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा रेट है वो इज़ इक्वल टू के ए टू द पावर n है, ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, अब मान लो कि इसमें
अच्छा, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कल वाली क्लास में हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है वो लास्ट क्लास और आप डायरेक्टली ये वाली देख रहे हो तो आपको फिर ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्या कहा जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो क्या होता है, या तो हमारे दो तरीके से होता है, या तो इस रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन हो जाए प्रोडक्ट की या फिर डिकम्पोजिशन हो जाए। भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन था कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, या तो ये, या फिर प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से फॉर्म हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें क्या थी हमारी, आपस में इक्वल थी, तो वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी होती है, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, यही तो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर चाहे आप ये ले लो या फिर ये ले लो, इन दोनों को हमें रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रखना है। तो मान लो हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया dp/dt इज इक्वल टू KA⁴n। अब चाहे यहाँ P हो चाहे A हो, है तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन ही, ठीक है, दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रेशन ही है हमारी। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा dp/dt है इसकी जो यूनिट हमें निकालनी है, तो ये दोनों क्या है हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, ये यूनिट की बात हो रही है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हमारी, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टाइम, क्योंकि dt हमारा t क्या है, टाइम है, इज इक्वल टू k, यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर n, ये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है इसमें, देखो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर भी और कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर भी, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो क्या आएगा, यहाँ पर टाइम लिख दो और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर n इज इक्वल टू k, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है हमारा। ये कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो यूनिट जो होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन की वो क्या होती है, अभी हम आगे देखने वाले हैं, पहले तो इसको जनरली देख लो। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर है n, तो जब कोई नीचे से ऊपर की साइड जाता है डिवाइड में तो फिर पावर्स चेंज अपोजिट हो जाती हैं, तो पावर n है तो -1 हो जाएगी ना, तो 1 और कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n हो जाएगी, डिवाइड में टाइम ऑलरेडी है ही, ये सब किसके इक्वल है, k के इक्वल, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन पावर हो गई 1 - n और डिवाइड बाय टाइम, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ से फाइनल जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो हमारी उसकी पावर 1 - n और टाइम का इन्वर्स, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है रेट कांस्टेंट। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कोई भी यूनिट दी गई है और पावर जो है हमारी कोई भी n, यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे ना रेट कांस्टेंट की यूनिट से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे अभी बताएंगे क्वेश्चन भी, लेकिन पहले आप इसको देख लो। अब मान लो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर यहाँ पर 1 - n है, टाइम मान लो हमने सेकंड में ले लिया तो सेकंड इनवर्स, इस तरीके से हमारी जो है जनरली आ जाएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ, जिससे पता चल जाए कि हम रेट कांस्टेंट से कैसे निकालते हैं। इतनी चीज़ तो समझ आ गई ना कैसे कैसे यूनिट निकाली है हमने, तो आपको ना ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो K होता है रेट कांस्टेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है हमारी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 1 - n टाइम इनवर्स। अब वो चाहे टाइम आपका सेकंड में हो, आवर्स में हो, मिनट में हो, वो आपका मेंशन करके रखेंगे क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी मोलैरिटी वाली है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, बाकी आपको मेंशन कर देंगे कौन से टाइप की है, ज़्यादातर मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कोई भी यूनिट दे देंगे, आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा।
तो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आया हुआ। इफ द यूनिट ऑफ rate constant is if the unit of rate constant of the reaction is लीटर क्यूब मोल -3 पर सेकेंड, ये यूनिट दी गई है। तो आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन में इसके हैं 1 2 3 या फिर 4, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है आपकी वो यहाँ पर आपको गिवन है, इतनी है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है आपको। अभी हमारे पास जो है जनरल जो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट थी वो क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर 1 - n पर सेकेंड। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करने से पर सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है 1 - n की। और जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी, क्योंकि वो मोल पर लीटर की टर्म्स में है तो इसको हम क्या मानेंगे, मोल पर लीटर ही, क्योंकि ये मोलिकुलरिटी है। लीटर क्यूब मोल पर मोल क्यूब। ठीक है, अब करने क्या वाले हैं हम यहाँ पर, देखो मोल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हमें ना मोल पर लीटर की टर्म्स में ही लेके आना है कि मोल पर लीटर ले आए हम इसको। तो हम इसको मोल पर लीटर कैसे लेके आ सकते हैं, मोल पर लीटर इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर -3 से हमें इसमें करना पड़ेगा स्क्वायर, सॉरी -3 इसकी पावर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों इसको हम खोलकर अगर देखें तो मोल इसमें -3 और लीटर --+3, तो यही तो आएगा ये चीज़, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ना इसको इसलिए हमने चेंज किया है क्योंकि हमें ये जो दोनों मोल पर लीटर हैं वो सेम बनाने हैं। ठीक है, तभी तो पावर्स निकालते हैं ना हम। भाई देखो 10 कोई पावर n दी हुई है, या मान लो कि यहाँ पर 9 दिया हुआ है हमें, मान लो कि हमें ना कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इधर 9 दिया हुआ है और इधर हमें 3 इसकी पावर n दी हुई है। ठीक है, हमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये नीचे वाली जो चीज़ है इसको सेम बनाना है। जब नीचे चीज़ें सेम हो जाती हैं तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। इस तरीके से ही तो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो हमने भी यहाँ क्या किया, हमने नीचे वाली चीज़ को मोल पर लीटर के इक्वल रख दिया। तो मोल पर लीटर के इक्वल रखने से हमारा जो है आंसर इसकी पावर -3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो मोल पर लीटर सेम हो गया, तो अब 1 - n = -3 हो सकता है ना। तो अब 1 - n जो हमारी पावर्स हैं वो इक्वल टू हो जाएंगी। n को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड ले जाओ, -3 को इधर ले आओ, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो यानी ये ऑर्डर कौन सा है हमारा, 4। ठीक है, n = 4 आएगा आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी दे देंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, आपको उसको इक्वेट करना है इसके इक्वल। ठीक है, इक्वेट करके आपको मोल पर लीटर दोनों में एक साथ लेके आना है और उसकी पावर्स को इक्वेट कर देना है। इस तरीके से आपकी निकलती हैं यूनिट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं। आगे भी और क्वेश्चन कर लेंगे हम। अभी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
अब हम करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हम एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक चीज़ बताऊं कि ये ना बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इन दोनों चीज़ों में ना हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस चीज़ को ना ध्यान रखना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, रेट कांस्टेंट तो हमारा रेट लॉ से आया कि जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था के, वो होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा, जो हमारी कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय टाइम में चेंज, ये चीज़ होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट होता है के, रेट इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर रेज टू सम पावर 1 - n पर सेकंड। इसमें ऑर्डर भी आता है हमारा, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हमें पता है यूनिट। इसकी यूनिट हमें कब पता चलेगी, जब हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता होगा कि रिएक्शन किस ऑर्डर की दी हुई है। ठीक है, अगर रिएक्शन का ऑर्डर सेम आ जाए, मतलब n = 0 आ जाए, यानी 0 ऑर्डर अगर रिएक्शन आ जाए, तो फिर क्या यूनिट बनेगी इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड। देन हमारी ये जो दोनों आपस में है वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, बाकी के लिए डिफरेंट होती है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, रेट कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो अब हमें क्या करना है, एक पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है एक रिएक्शन के लिए। मान लो ये हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, हमें बनाना है पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये हमें इसी तरीके से रिएक्शंस को प्रोसीड करना है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा क्या होता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको देख लेते हैं। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, इसका अगर हमें रेट लॉ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। रेट लॉ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन = के, बार बार वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन नहीं लगा रही हूँ मैं, डायरेक्टली इस बार लिख दिया कि जो रेट है हमारा आर, वो = है के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी पावर n। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट। अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक तरीके से और भी तो निकलता था, एक तो रेट लॉ से रेट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, एक हमारा आ रहा था कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस स्पीड से, किस रेट से फॉर्म हो रहा है, या फिर रिएक्टेंट किस स्पीड से, रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारा वो एक इस तरीके से भी तो इक्वल आ रहा था ना, दिस थिंग। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है हमारी और एक इक्वेशन ये है, ये हमने कल वाली क्लास में किया था, ये हमने आज अभी किया है रेट लॉ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ऐसे आएगा। ये किसी भी रिएक्शंस के लिए हम निकाल सकते हैं अपना अलग से, ये होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कोई भी रिएक्शन आपको दी हो उसको आपको इसी टर्म्स में लिखना है। दो इक्वेशन बनानी है, एक रेट लॉ की यानी रेट कांस्टेंट की टर्म्स में, और एक आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंज्यूम और इंक्रीज होने की टर्म्स में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब मान लो हमारी कोई रिएक्शन ना इस तरह की दी हुई है, कोई रिएक्शन है 2A + B + 2C गिव्स आउट P प्रोडक्ट। मान लो कोई इस तरह की रिएक्शन हमें गिवन है, तो अब हमें कहा है कि इसका पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। तो क्या होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट हम लिखेंगे, रेट कांस्टेंट = क्या होगा, के, जो इसकी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर। अब यहाँ पर ना देखो, जो इसका कोफिशिएंट है वही उसकी पावर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्योंकि और कोई स्टेप नहीं दिया हुआ है, सिंपल एक रिएक्शन दी है सिंगल स्टेप वाली, तो
तो यहाँ पर इसकी पावर आपको 1 दी हुई है, C की पावर 2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से तो ये रेट आ गया हमारा। अब इसके इक्वल एक और चाहिए, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो गई, ठीक है। अब दूसरे तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कैसे? माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस dV/dt, क्योंकि BV यहाँ पर क्या है, इस बार रिएक्टेंट है, इसलिए उसको पहले ही हमने माइनस लगा दिया। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहे हो, तो लास्ट वाली क्लास देखना, आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको पता चलेगा यहाँ पर हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। उसके बाद माइनस dC/dt, ठीक है, ये दिया हुआ है, और फिर प्रोडक्ट की टर्म्स में dV/dt, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये गलत है, मतलब वैसे तो सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो दी हुई है ना, देखो यहाँ पर इसके मोल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम उसको पर मोल में निकालते हैं। हम उसमें ना 1 मोल के लिए निकाल रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम उसमें कितने भी मोल्स हों उनके लिए नहीं निकाल रहे होते। तो यहाँ पर अगर इसके 2 मोल्स दिए हुए हैं, इसके भी 2 दिए हुए हैं, तो हमें वो 2 नहीं निकालना, हमें वो पर मोल निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी हम रेट निकालते हैं वो पर मोल में निकालते हैं, हम 1 मोल के लिए निकाल रहे होते हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ से ना हमें डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। जो भी इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि पर मोल तभी तो निकलेगा ना। कोई चीज़ मान लो कि 2 मोल्स के लिए कुछ दिया हुआ है 10, तो पर मोल के लिए कितना आएगा 1 मोल के लिए, इस चीज़ को हम डिवाइड ही करते हैं ना इससे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें यहाँ पर मोल के लिए निकालना है 1 मोल के लिए, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट से। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एग्ज़ाम में इसको भूल जाते हैं, हम नहीं निकालेंगे इसको और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, जब भी आपका कोफिशिएंट होगा वो उसके डिवाइड में ही जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब हम अगर पूरा रेट निकालें तो पूरा रेट क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं, माइनस dA/dt माइनस dV/dt माइनस 1/2 dC/dt। जितनी चाहे बड़ी रिएक्शन हो, आप उसका इसी तरीके से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में, यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा था, आपने बता दिया रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे होता है, यानी रेट कांस्टेंट जो आप रेट लॉ से निकालते हो एक इक्वेशन, वो एक आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालते हो। तो उन दोनों की टर्म्स में हमने 2 इक्वेशन बनाई और उनको इक्वेट कर दिया, ठीक है। बहुत सही बात है कि ये वाला तो हमारा आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये चीज़ कोई डाउट नहीं है, आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ शुरू होती है। मान लो हमें पूछ लिया जाए, बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। सिर्फ एक रिएक्टेंट, एक ही बात पूछी है हमें, सबका नहीं पूछा है, सिर्फ हमें बताना है कि ए के रिएक्टेंट का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो जिसकी बात पूछी गई है, फॉर्मेशन ऑफ ए का पूछा गया है, तो उस ए वाली टर्म को इस रेट लॉ के इक्वल पुट कर दो, बस इतना सा काम करना है। इसको इक्वल पुट कर देंगे हम इसके, लेकिन अभी आया नहीं है, क्योंकि जो ए है हमारा फॉर्मेशन का रेट, वो हमारा क्या आने वाला है, अभी आया नहीं है। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर ना फॉर्मेशन का जो रेट है ए का, वो सिर्फ इतना है, ये तो उसके पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस वाली चीज़ को नहीं लिखना है, हमें तो इस वाली टर्म्स को देखना है ना पूरी, कि ये जो ए का फॉर्मेशन का रेट है वो कितना है। तो ए के फॉर्मेशन का जो रेट है ना dA/dt, फॉर्मेशन कह रही हूँ, सॉरी, डीकम्पोजिशन या
इसके कंजम्पशन का रेट, ठीक है। बार बार उस वर्ड पे ध्यान मत देना, फॉर्मेशन नहीं है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट ए। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो ये वाला कोफिशिएंट होगा ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Ka² BC², ठीक है। ये होता है इसके डिकम्पोजिशन का रेट, और यहाँ पर भी मैंने फॉर्मेशन ही लिखा हुआ है, रियली सॉरी, ये नहीं आना है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन होना है। बिल्कुल करेक्ट कर लेना, अभी के अभी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्टेंट, इसकी बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन हम इसी वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि हम उसको नहीं कर पाते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी गड़बड़ करती है और इसी वजह से हमारा आंसर आ जाता है गलत। तो रेट लो एक्सप्रेशन में हमारे क्या होते हैं, जब भी हम रेट लो एक्सप्रेशन की टर्म्स में निकाल रहे होते हैं तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं, इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम निकाल रहे हैं डायरेक्टली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, डायरेक्टली अगर हम निकालें, हम इसको ना लें रेट लो एक्सप्रेशन को, सिर्फ इतना निकालें, तब हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट्स आर ओनली इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ रेट लो, coefficients are included only in rate law expression, ठीक है, coefficients are included only in rate law expression। अब एक और क्वेश्चन कर लें इसी तरह का। ये दी हुई है हमें इक्वेशन, अब इसका फटाफट निकाल के दिखा दो ज़रा, बिना इस पे देखे, बिना मैं कर रही हूँ अपने आप, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं देखना है, चीटिंग ना करते हुए आपको क्या करना है, अपने आप निकाल के इसको देखो, पूरा रेट लो एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा, जल्दी से, फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वीडियो पॉज कर देना, वीडियो मत देखना, वीडियो को रोक दो यहीं पे, अपने आप करो इसको, बाद में जाके चेक कर लेना कि हाँ गलत है या सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है रेट लो एक्सप्रेशन की टर्म्स में हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार 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 हम वो इक्वेशन बना के फिर वो नहीं करेंगे, स्पीड से हम फास्ट करेंगे अब इस बार। तो ये -1/2 dA/dt के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू -1/3 dB/dt एंड 1/5 dC/dt। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने देख के लिख लिया इसको, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे कि आपने इसको देख लिया और अब आपने ये सोचा कि चलो क्वेश्चन तो कर लेंगे हम, एग्ज़ाम टाइम आएगा तब भी कर लेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे तब कर लेंगे, तब तो आ ही जाएगा करना। पर अगर अभी से नहीं आ रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा आगे कैसे करना है। अगर आप अभी कुछ गलत कर दोगे तो आपको आगे बहुत टाइम है आपके पास सुधारने के लिए, लेकिन अगर अभी ये सोचोगे कर लेंगे बाद में हो जाएगा आराम से, तब नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, वो आपको पहले से आना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना था लेकिन आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, वो करके दिखाओ। 2a + 1/2b gives out 3c। अब इसको करके दिखाओ फटाफट। अगर अब भी चीटिंग की सोच रहे हो कि मैं लिखूं फिर आप वहाँ से बिल्कुल चेप दो सारा का सारा, तो भाई हो लिया काम, आपका पता चल गया कि मतलब आप एग्ज़ाम टाइम में कैसे करोगे। फिर करो जल्दी से इसको, क्या होगा रेट यही आया है आपका भी,
क्या यही रेट लो एक्सप्रेशन आया है या किसी का गलत भी आया है? किसी ने यहाँ पर -1/2 भी लिख दिया होगा। जिसने भी ऐसा किया है तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान से देखो, आँख खोल कर देखो ध्यान से। यहाँ 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर 1/2 को आप पलट दोगे यानी 1/1/2 करोगे तो ये आपका ऊपर जाएगा 2 ही तो हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 लिखा गया है, क्योंकि ये 1 डिवाइड में जाएगी, 1/2 डिवाइड में जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, राइट। अब आया समझ में कैसे होगा? तो ये रेट लो एक्सप्रेशन आना चाहिए। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, रिएक्शन 2a + b C + 2d which is first order in A and which is first order in A and first order in B. And first order in B. What is rate of the reaction? ये दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बताना है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट लो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रेट कांस्टेंट के जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर ये। अगर आपने ये रेट लो बना के आ गए हो तो ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगर आपने ये कर दिया ना तो ये गलत हो गया है। पर ये सोच के कि आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो यही होना था। अब तक तो आपने यही बताया कि जो ए की कोफिशिएंट है उसको पावर बना दो, हो गया। ये भी सिंपल स्टेप में है। पर अब तक क्वेश्चंस में ऑर्डर नहीं दिया हुआ था ना, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। ये वाली टर्म्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर जब एक बार ऑर्डर दे देंगे उसके बाद फिर आपको वही ऑर्डर लेना है। फिर चाहे कोफिशिएंट्स कुछ भी हों, कोई मतलब नहीं उससे। तो अब रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसीलिए कराया है। तो पहले तो क्वेश्चन में देख लो कि ऑर्डर दिया हुआ है या नहीं, फिर देख लो कि सिंगल स्टेप एलिमेंट्री वाली बात है या नहीं, फिर उसके बाद आप इसको करना, ठीक है। ये हो गया इसका रेट लो, ओके। अब एक क्वेश्चन और है और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गेट एग्जाम में आया है 4 रिएक्शन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। 4 रिएक्शन 2x3 3x2, ये है 2x3 = 3x2। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 इज, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 इज, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन वाली बात आ गई। तो यानी आपको अगर पूरा रेट लो एक्सप्रेशन अब लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर x3 का ट्राई करो, खुद ट्राई करके देखो, सिर्फ यहाँ पर मत देखो कि जो मैं बता रही हूँ, जो लिखवा रही हूँ सिर्फ वही रटना है।
आप पहले ट्राई तो करो इस क्वेश्चन को। आपको सबसे पहले इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, वो सबसे आता है, करो ज़रा जल्दी से। रेट लॉ एक्सप्रेशन करना है तो R इज इक्वल टू होता है K रेट कॉन्स्टेंट, रिएक्टेंट है यहाँ पर X3, उसकी पावर है 2 इज इक्वल टू, अब -1/2 dx3/dt, ये तो डिकम्पोजिशन का रेट हो गया, इज इक्वल टू 1/3 dx2/dt, ये है। बताना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2, तो इसको हम इधर लिख देते हैं और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट लो में, एंड इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/2 dx3/dt, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्योंकि फॉर्मेशन के रेट में आपको ये कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, आपको रेट लो वाली बात में कोफिशिएंट लेने होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे अब हो सकता है आपको वहाँ ऑप्शन दिए हो, तो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, या फिर हमारे इसमें तो 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं गेट में, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं। तो आपको हो सकता है दोनों में ये, एक में ये दे दिया, एक में ये दे दिया, तो फिर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि ये इसके भी तो इक्वल है ना रेट लो के टर्म्स में, और ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो ये आता है, ओके। तो आज की क्लास तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं हम। काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करना आपको कहीं से भी मिलेंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेना, लास्ट वीडियो भी एक बार देख लेना, और फिर हम कल स्टार्ट करने वाले हैं फिर ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनके डेरिवेशंस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।